Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद्या। आज मैं डीलेड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से यस7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में अध्ययन करेंगे। सीखने के लिए योजना क्यों, क्या है और योजना कैसे बनाएं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था योजना क्या है, योजना का कैसे क्या इम्पोर्टेंस है, योजना क्यों बनाते हैं, क्यों ज़रूरी है। आज उसी कड़ी में हम ये सीखेंगे योजना कैसे बनाते हैं, योजना कैसे बनाया जाता है। जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि आप शिक्षक हैं, आपको ये कहा गया कि आप कक्षा 3 के विद्यार्थियों में गणित का शिक्षण कार्य कीजिए, गणित विषय को बच्चों के बारे में बताइए, पढ़ाइए। तो अब आपको कक्षा 3 के लिए छात्रों को गणित विषय के में अध्ययन कराना है, अध्यापन कराना है। तो आप उसके लिए किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। पहला तरीका तो ये है, आप कक्षा 3 की गणित की पाठ्य पुस्तक उठा लें, आँख मूंद कर एक एक अध्याय पढ़ाना शुरू कर दें। पहली विधि तो यही है कि आप कक्षा 3 की बुक को उठा लें और उस बुक को आँख मूंद करके एक एक अभ्यास को पढ़ाने का प्रयास करें। चैप्टर को जैसे ये दिया गया, ये देखिए टेक्स्ट बुक है कक्षा 3 की, और एक शिक्षक आँख मूंद के टेक्स्ट बुक को उठा लिया और बच्चों को अनुकरण करा रहा है उसी बात को जो उसके टेक्स्ट बुक में दिया गया। आँख मूंद कर शिक्षक के द्वारा पाठ्य वस्तु का अनुकरण करते हुए। अच्छा, ऐसा शिक्षक कर रहा है तो उसके भी उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं है एक शिक्षक ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। ऐसा इसलिए शिक्षक कर रहा है कि पाठ्य वस्तु को पूरा करना है। उसका पहला उद्देश्य क्या है? ऐसा शिक्षक कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है कि हमें पाठ्य वस्तु को कंप्लीट करना है। पाठ्य वस्तु को कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये हुआ पाठ्य वस्तु को आप पाठ्यक्रम के बराबर मान रहे हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसी टेक्स्ट बुक को आप करिकुलम मान ले रहे हैं। आमतौर पर यही होता भी है। आमतौर पर शिक्षक अधिकतर शिक्षक ऐसा ही करते हैं, क्योंकि शिक्षक के पास पाठ्य पुस्तक के अलावा और कोई शिक्षण का साधन ही नहीं है। शिक्षक के पास पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के अलावा ये कोई और मटेरियल नहीं है, कोई और साधन ही नहीं है जिसके माध्यम से वो शिक्षण कार्य कर सके। इसलिए अधिकतर शिक्षक ऐसा ही करते हैं। और क्या उद्देश्य हो सकते हैं आँख मूंद के सिलेबस ख़त्म पढ़ाने का? साल के आखिरी में बच्चों का मूल्यांकन करके यह बताना कि पाठ्य पुस्तक की कितनी विषय वस्तु उन्हें याद है, पाठ्य वस्तु जो हमने बच्चों को पढ़ाया स्टूडेंट ने कितना याद रखा है। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम बच्चों को पाठ्य वस्तु के बारे में पढ़ाते हैं, पाठ्य वस्तु को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी है, ये पाठ्य वस्तु को हम ख़त्म कर रहे हैं, बुक को पढ़ा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये निकला कि अधिकतर शिक्षक या ज़्यादातर शिक्षक इसी तरीक़ों को अपनाते हैं और इसके लिए योजना बनाने की कोई ज़रूरत न के बराबर होती है। इस प्रकार के कंटेंट्स में, इस प्रकार के शिक्षण में प्लानिंग का कोई महत्व नहीं है, योजना नहीं बनाया जा सकता। ये मानकर चलते हैं कि हर किस्म की कक्षा में स्कूल के सभी शिक्षकों के लिए और हर तरह के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक में दी गई योजना उचित है। इस तरह के तरीक़ों में योजना बनाने के सारे मुद्दे, जैसे सिखाने के तरीके, अवधारणाओं को क्रमबद्ध करने और उनको सिखाने के लिए समय तय करने आदि सब व्यवस्थित रूप में दिया गया है।
अच्छा, अधिकतर शिक्षक इसी तरीकों को अपनाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए शिक्षक को योजना बनाने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। एक के बाद एक टॉपिक करिकुलम टेक्स्ट बुक के अनुसार हम ख़त्म करेंगे। और इससे ये भी होता है कि शिक्षक ये भी समझते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें सब प्लानिंग योजना एक व्यवस्थित रूप में खुद दी गई है। यदि एक सारी योजना व्यवस्थित रूप में खुद दी गई है, इसका मतलब कि उसमें योजना सभी तरीके बनाए गए हैं, योजना के सारे मुद्दे, सारी बातें उसमें सिखाई गई हैं। क्या? जैसे सिखाने के तरीके, किस प्रकार से बच्चे को सिखाया जाए, किस अवधारणाओं को किस क्रम में सिखाया जाए, क्रमबद्ध अवधारणाओं की भी बात उसमें व्यवस्थित दिया गया है। और सिखाने के लिए समय, कौन सी कंसेप्ट, कौन सा टॉपिक कितने समय में बताना है, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट नोट है। आदि ये सब बातें जो इसका अभिन्न हिस्सा है योजना बनाने का, इस प्रकार सब चीज़ें उसमें व्यवस्थित हैं, इसलिए योजना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तहत गणित की अवधारणाएं विषय या निर्धारित क्रम में पढ़ाए जाने से शिक्षक के सिर पृष्ठ दर पृष्ठ पाठ्यपुस्तक का पालन करना पड़ता है। इसमें केवल कॉन्सेप्ट्स को यदि एक कहा जाए, एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, तो शिक्षक को उसमें कुछ नहीं करना है। वो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेगा, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, एक क्रमबद्ध रूप में पृष्ठों वाइज संग पढ़ाता चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि पाठ्यपुस्तक करिकुलम कंप्लीट हो जाएगा। और सीखने का तरीका क्या है? सीखने का तरीका सिर्फ बच्चों से किताब में दिए गए सूत्र, उदाहरण व अभ्यास के सवालों को ही हल करना रह जाता है। इस तरीक़े से जो सीखने का तरीका होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है, इसमें शिक्षक बच्चों को केवल जो टेक्स्ट बुक में सूत्र दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक्स के जो उदाहरण हैं, टेक्स्ट बुक्स के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उसे ही हल करा कर ये मान लेता है कि इसका शिक्षण कार्य कंप्लीट है और उसी को आधार मानता है। और रही बात समय विभाजन, कितने समय में किस करिकुलम को कंप्लीट करना है, ये भी बात समय विभाजन के आधार पर आमतौर पर यह हो जाता है कि कुल अध्यायों की संख्या को स्कूल खुला रहने के कुल महीनों में भाग दे दिया जाए। उससे यह तय हो जाएगा कि एक महीने में कितना अध्याय पूरा करना है। जैसे हमारे पास 12 अध्याय हैं, लगातार स्कूल खुला हुआ है, तो एक महीने में कितना अध्याय ख़त्म करना है, उस स्पीड से शिक्षक पूरे सिलेबस में जितने दिन स्कूल खुला रहता है इसमें डिवाइड करके पाठ्यक्रम के अनुसार समझ जाता है, अनुमान लगा लेता है कि समय में इतना पाठ्यक्रम को कवर करना। इस तरीके से गणित शिक्षक के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं हुआ, इसका मतलब कि इस प्रकार से गणित शिक्षण का कार्य नहीं करना चाहिए। तो यदि इस प्रकार के नहीं करना चाहिए तो कैसी योजना बनानी चाहिए? पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने का दूसरा तरीका जो हम बताने जा रहे हैं ये अपनाना चाहिए। ये परंपरागत विधि वाला नहीं। क्या? आप खुद इसे पहले पढ़ लें। एक शिक्षक होने के नाते आप पहले उस पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक को खुद पढ़ लें और फिर गणित सीखने के सिद्धांतों के मुताबिक हर पाठ की योजना ध्यान से बनाएं। जिस प्रकार से गणित की टेक्स्ट बुक है उस प्रकार से आप फिर से प्लानिंग करें और फिर से योजना बनाएं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप सावधानी से हर पाठ को देखकर ऐसी योजना बनाएं जिसमें, अब ये पॉइंट्स हैं, इसको आप विशेष नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षक जब पूरी योजना को पाठ्यपुस्तक को पढ़ेगा, पाठ्यपुस्तक पढ़ने के बाद जब योजना बनाएगा, किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखेगा योजना कैसे बनाया जाए, तो पहली बात इसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि पढ़ाने का क्रम बच्चों के विकास के स्तर से मेल खाता हो। इसका मतलब कि जो हमारा पढ़ाने का क्रम है बच्चों के विकास के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जैसे ये बच्चों की कक्षा, इसे छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। हम हिंदी की बात करते हैं थोड़ा सा।
जैसे हिंदी में जो कबीर के दोहे हैं, हम कबीर की दोहे प्राथमिक स्तर पे भी पढ़ते हैं। कबीर के दोहे को प्राथमिक स्तर में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, केवल भावार्थ समझते हैं। क्या पढ़ते हैं? भावार्थ समझते हैं, उसका क्या भाव निकला बस। वही जब हम माध्यमिक स्तर में गणित पढ़ते हैं, हिंदी का दोहा पढ़ते हैं, लेवल की बात कर रहे हैं, टीचिंग अप लेवल की बात, विकास की क्रम की बात, बच्चों के विकास के स्तर की बात, वही जब हम कबीरदास के दोहे को माध्यमिक स्तर पे अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं उसका शब्द अर्थ क्या है, उसका व्याख्या क्या है, उसके काव्यगत सौंदर्य क्या है, उसका संदर्भ रेफरेंस क्या है। इन सब बिंदुओं को हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फाइनली उच्च स्तर पे जब अध्ययन करते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पे या शोध स्तरीय कार्य में, उसी कबीर के दोहे पर जब शोध कार्य करते हैं तो उसको एक एक बिंदु पे एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कबीर का दोहा वही है, लेवल ऑफ टीचिंग अलग है, छात्रों के विकास का स्तर अलग है। प्राथमिक स्तर पे बच्चों का क्या विकास का स्तर है, माध्यमिक स्तर पे बालक का क्या विकास का स्तर है, और उच्च विद्यालय स्तर पे, उच्च शिक्षा के स्तर पर उसका क्या विकास है, छात्र के में विकास का क्या स्तर है। इस प्रकार से हम शिक्षण कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से गणित में भी हमको करना होता है, पढ़ाने का क्रम बच्चों के विकास स्तर से मेल खाता हो। इसमें क्या करेंगे, ज़्यादातर मामलों में इसका मतलब ये होता है कि पाठ्यपुस्तक को पूरी सामग्री को नए क्रम से जमाया जाए। और मिसाल के तौर पर ज़्यादातर पाठ्यपुस्तकों के हिसाब से जोड़ घटाना जैसी क्रियाओं सीखने से पहले छात्रों को 1 से 100 तक की संख्याएं सिखाई जाएं, लेकिन वास्तव में 100 तक की संख्याओं के नाम याद करने से ही बहुत पहले ही जोड़ और घटाने के कुछ समझ बच्चे बना चुके होते हैं। जैसे इसके हिसाब से कहा जाए, बच्चे को पहले काउंटिंग सिखाया जाए, काउंटिंग सिखाने के बाद बच्चे को ऐड सब्ट्रैक्शन की बात किया जाए। लेकिन सत्य बात तो ये है कि बच्चा पहले काउंटिंग सीखने से पहले ही एडिशन की बात सीख लिया रहता है। ये प्रक्रिया उसको आती रहती है और उसके बारे में बच्चे की समझ बनी रहती है। और यहाँ तक कि दरअसल जोड़ घटाना के माध्यम से अलग अलग आकार के साइज के वस्तुओं को आपसी तुलना करने और संख्या के कुछ समझ बनाने में मदद मिलती है। इनसे गिनती के अभ्यास का एक बढ़िया संदर्भ बनता है। इसलिए बेहतर होगा कि जब बच्चों में छोटी संख्याओं का समझ बन जाए तब अंकगणित की समझ क्रिया सिखाई जाए। 100 तक की संख्याएं सिखाने का काम धीरे धीरे चलता रहेगा। आइडिया आया किस प्रकार से शिक्षण कार्य करना है, कैसे बदलाव करना है, किस अनुरूप करना है। क्यों? इट मीन्स कि जब हम बच्चे को जोड़ घटाना के माध्यम से घटाना सिखाने के लिए अलग अलग साइज की वस्तुओं को समूह में आपस में तुलना करते हैं और उस तुलना करने में उसकी संख्या का समझ बनाने में उनको मदद मिलती है और गिनती का भी अभ्यास का बढ़िया संदर्भ मिलता है। इससे बच्चे छोटी छोटी संख्याओं को भी समझ बना लेते हैं और अंकगणित को आसानी से समझ सकते हैं, इनकी क्रियाओं को आसानी से सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, छोटी संख्याओं को समझकर अंकगणित को आसानी से क्रियाएं जब समझ लेंगे तो उनको 100 तक की संख्याओं का क्रम धीरे धीरे सीखते हुए चलता रहेगा, सीखने की प्रक्रिया में चलता रहेगा। इसमें कोई व्यवधान या व्युत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे मौके दिए जाएं जिनके जरिए से गणितीय अवधारणाओं को अपनी समझ बना सकें। नेक्स्ट अवधारणा क्या है कि बच्चों को सीखने के ऐसे मौके दिए जाएं
बच्चे को ऐसा नहीं हम कक्षा कक्षा में पढ़ाते जाएं, हम ऐसी योजना बनाएं, योजना इस प्रकार से बनाएं कि बच्चे को सीखने के ऐसे मौके मिलें जिनके नज़रिए से गणितीय अवधारणाओं की अपनी एक समझ बना सकें। बच्चे को ऐसे मौका दिया जाएगा अध्ययन कार्य में, शिक्षण कार्य के दौरान, तो उनमें गणितीय अवधारणाओं की जो बात होगी उसकी समझ वो खुद बना लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कक्षा के बच्चों के जिस स्तर की कक्षा होगी, जिस स्तर के बच्चे होंगे, जिस ऐसे हमारे विद्यार्थी होंगे, उसी के अनुरूप हम उनको इबारती प्रश्न देंगे। इबारती प्रश्न मतलब मशीनियस टाइप विविध प्रकार के प्रश्न दिए जा सकेंगे जिनका जवाब देने के लिए उन्हें जोड़, घटाना, शायद गुणा और भाग का भी उपयोग करना पड़े। इससे बच्चों को अपनी समझ बनाने के बहुत मौके मिलते हैं और साथ ही साथ बच्चों को कुछ अपनी तार्किक सोच से समझ गए हैं, जो उनकी लॉजिकल पावर थोड़ा बहुत विकसित हो चुकी है, उसे व्यक्त ज़रूर करें। व्यक्त करने के भी अवसर देने चाहिए। उन्हें सही जवाब जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए मजबूरी नहीं करना चाहिए। आप जल्द से जल्द सही ही बताइए, आप एनालिसिस करके सही बताइए। उचित प्रश्न पूछकर आप उन्हें धीरे धीरे सवाल की जवाब की तरफ ले जा सकते हैं, अर्थात बच्चों को मूर्त अवधारणाओं का विकास, अमूर्त अवधारणाओं का विकास मूर्त उदाहरणों की सहायता से करें। मेन बात इस पॉइंट में क्या आया कि छात्रों में अमूर्त अवधारणा जो उनको नहीं पता है, इस अवधारणा का विकास मूर्त के उदाहरणों को देकर करें। इसका मतलब समझाते हैं। जैसे हम बच्चे को बताएं n की वैल्यू 1 के लिए, जैसे हमने एक मान सॉल्व किया, एक छोटा सा समीकरण दिया, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू दिया गया है 2x + 1, ये n की वैल्यू है। n बराबर क्या दिया गया? n बराबर n की वैल्यू ऐसा दिया गया 2x + 1 के फॉर्म में। अब बच्चा क्या करा है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू अलग अलग पुट करा, अलग अलग पुट करेगा। 2 + 1 + 1, 2 × 1 + 1 3, तो लिखेगा 2 × 2 + 1 5 आया, 2 × 3 + 1 7। इस प्रकार से बच्चे में जब ये कंसेप्ट आ जाएगा 3 5 7 9, तो वो खुद बता देगा नहीं ये सर n की जो वैल्यू है वो 2x + 1 फॉर्मेट में है। जिस आंसर के रूप में जब हम देखेंगे इस क्रम में, जब उसकी लॉजिकल पावर जाएगी, तो अमूर्त अवधारणा जो इसको नहीं पता था, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन बच्चे को आता था, इसकी हेल्प से इस अवधारणाओं को समझ गया, इसमें सहायता मिलेगा। इसके मूर्त अवधारणाएं जो हैं, जो उसको नहीं पता है, अमूर्त अवधारणाओं का विकास, मूर्त अवधारणाएं जो उसको पता है, इससे हम करने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में हम सीखते हैं। नेक्स्ट इसी वीडियो को हम कंटिन्यूअस करेंगे। इसमें हम योजना कैसे बनाएं, हम 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, एक बार फिर समराइज करते हैं। योजना कैसे बनाएं, आज हमने इस पे 2 बिंदुओं पे चर्चा किया। पहला कि ये कि परंपरागत विधि से जो शिक्षण कार्य कक्षा में शिक्षक करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, योजना बनाने से पहले पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ लें, कवर कर लें शिक्षक खुद। और टेक्स्ट बुक को शिक्षक खुद पढ़ लेंगे तो उसके अनुरूप क्रम सीक्वेंस के रूप में खुद पाठ्य योजना का निर्माण करें और ध्यान दें कि सावधानी से हर पाठ्य योजना की बारीकियों को समझें और बच्चे को एक व्यवस्थित क्रम में पाठ्य योजना प्रस्तुत करें और बच्चों को एक क्रम विकास स्तर के क्रम के अनुसार मेल खाता हो, अर्थात पढ़ाने का जो विकास क्रम हो, बच्चों पढ़ाने का क्रम और बच्चों के विकास स्तर का जो क्रम हो, दोनों मैच खाता हो। जिस स्तर के बच्चे हों उसी प्रकार की आप टीचिंग करना है।
नेक्स्ट, बच्चों को सीखने के ऐसे मौके दिए जाएं, मिलें, जिसके जरिए गणितीय अवधारणाओं को अपनी समझ बना सकें। इस प्रकार से हम शिक्षण कार्य करें तो अच्छा होगा। और इस कड़ी में हम कल देखेंगे बच्चों को कुछ ऐसे जानते हैं जिन्हें आधार मानकर आगे बढ़ा जाए। इस बात को कल हम समझते हैं, जो हमें योजना बनाने में काफ़ी मदद करेगा। इस प्रकार से हम योजना बनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आपके लिए एक सूचना है, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।